हेलो बच्चों, ये कार्बन कंपाउंड का फिफ्थ पार्ट है। इस पार्ट में हम कुछ नई नई चीज़ों को देखेंगे, जैसे होमोलोगस सीरीज को देखेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड को देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड। ये ग्रुप ऑफ पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसको हम करेंगे, उसके बाद हम इस डेफिनेशन को समझेंगे। जैसे हमने एक वर्ड बताया था आप लोगों को, एल्केन। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। ये मैंने एक फॉर्मूला बताया था आप लोगों को एल्केन का। एग्जाम्पल देखना है इसका, ठीक है। तो एल्केन का मैंने फॉर्मूला देखा था, CnH2n+2 होता है। अगर इसका फर्स्ट मेंबर लिखते हैं तो इसका नाम होता है CH4, जिसको मीथेन कहते हैं। सेकेंड मेंबर होता है C2H6, जिसको इथेन कहते हैं। और थर्ड मेंबर होता है C4H8O, C3H8, उसका C4H10, ऐसे फोर्थ मेंबर होता है। फिफ्थ मेंबर C5H12, ऐसे एंड सो ऑन। ये एल्केन ग्रुप के सारे मेंबर्स थे। अगर मैं जिक्र करूं फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के बीच कितने का गैप है, तो आप कहेंगे CH2 का गैप है। एक कार्बन बढ़ा है, दो हाइड्रोजन बढ़ा है। सेकेंड और थर्ड मेंबर के बीच कितने का गैप है, तो फिर से एक CH2 का गैप है। यहां से थर्ड से फोर्थ मेंबर के बीच कितने गैप, फिर से CH2 का गैप है। यानी कि हर सक्सेसिव के बीच में CH2 का ही गैप होता है। हर एक सक्सेसिव के बीच में CH2 का गैप होता है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए अल्कोहल है, एक अल्कोहल का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आप लोगों को बताया, एक होता है मिथेनॉल। क्या होता है? मिथेनॉल क्या होता है? CH3OH। और क्या होता है? C2H5OH, इथेनॉल। उसके बाद C3H7OH, उसके बाद C4H4 819OH। ऐसा होता है, ये अल्कोहल ग्रुप होता है। इन सब में OH लगा हुआ है। यहां से यहां के बीच कितने का डिफरेंस है? CH2 का डिफरेंस है। यहां से यहां के बीच कितने का डिफरेंस? CH2 का डिफरेंस है। यहां से यहां के बीच कितने का डिफरेंस? CH2 का डिफरेंस है। यानी कि हर दो सक्सेसिव के बीच CH2 का डिफरेंस होता है। तो ये जो होता है एक होमोलोगस सीरीज कहलाता है। इसी को कहते हैं होमोलोगस सीरीज। अगर CH2 का मास निकाला जाए, वेट निकाला जाए CH2 का, तो कितना होगा CH2 का वेट? कार्बन का वेट 12 होता है, 1 into 2 यानी कि 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होता है। इसी चीज को मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में पूरा लिखा है। बताया ये है कि इट इज अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड इन विच द फंक्शनल ग्रुप सब्सटीट्यूट फॉर द हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन। एक कार्बन चेन होता है, ये देखिए कार्बन है, कार्बन है, कार्बन, सब में कार्बन चेन है, सब में कार्बन चेन है। और सब में किसका अमाउंट बढ़ता जाएगा? जैसे जैसे कार्बन का अमाउंट बढ़ेगा वैसे वैसे सब्स्टिट्यूट क्या होगा? हाइड्रोजन का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद इसका मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखा, दे हैव सेम जनरल फॉर्मूला। जैसे एल्केन है, एल्केन का ये फॉर्मूला होता है। अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? अल्कोहल का फॉर्मूला CnH2n+1 और OH होता है। ये अल्कोहल का फॉर्मूला होता है ना। तो इनके पास जनरल फॉर्मूला सेम टू सेम होता है, एक जैसा होता है। इसके बाद मैंने कहा एनी टू होमोलोगस डिफर बाय CH2। जैसे यहाँ पे CH2 का डिफरेंस, CH2 का डिफरेंस, CH2 सभी में CH2 का डिफरेंस है। देखिए एनी टू सक्सेसिव होमोलोगस जो होते हैं उनके भी CH2 का डिफरेंस होता है। और अगर इनका एटॉमिक मास निकाला जाए CH2 का, तो कितना आता है? 14। तो भाई मैंने लिखा मॉलिक्यूलर मास ऑफ 14 AMU, एटॉमिक मास यूनिट 14 AMU के बराबर इनका डिफरेंस होता है। ठीक है, अब उसके बाद दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी। इन सब की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की चेंज होने लगती। फॉर एग्जांपल जैसे इसको देख लेते हैं, ये अल्कोहल होता है, ये पॉइजनस होता है, और ये आपके लिए पीने के काम आता है, ड्रिंकिंग के काम आता है, इसका परफ्यूम बनाते हैं, है ना। तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं इसका पर्पस चेंज होता चला जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, जबकि केमिकल प्रॉपर्टी लगभग सबकी सेम होती है। तो यहाँ था फंक्शनल ग्रुप। इसको आप लोग पॉज करके वीडियो एग्जाम्पल भी लिख लें, इसे भी लिख लें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसके बाद डिस्कस करूंगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है किसी हाइड्रोकार्बन को। जब हम जलाते हैं तो क्या होगा, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन कैसे होगा, इन सब चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए अब इसको रफ कर देते हैं। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कस करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हमने देखा था हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं। हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक सैचुरेटेड होते हैं
एक नॉन सैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, जब इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, ठीक है, जब इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सबसे पहले कंबशन प्रॉपर्टी देख रहे, कौन सा देख रहे, कंबशन। जब हम इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं, तो बर्न करने के लिए किस चीज की जरूरत होगी, ऑक्सीजन गैस की जरूरत होगी। यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब बर्न होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, ठीक है, तो क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा और H2O बनाएगा। क्या क्या बनाएगा, CO2 और H2O, साथ में हीट देगा। लेकिन यहां पर जो बर्न होगा, चूंकि ये गैस है, दुनिया में हर जलने वाला गैसेस सब्सटेंस फ्लेम बनाता है, तो यहां पे फ्लेम बनेगा। वो फ्लेम कैसा होगा, ब्लू फ्लेम होगा। ब्लू फ्लेम विद सूटी, यानी कि वो जो होगा ब्लू फ्लेम जलेगा, ठीक है, ब्लू फ्लेम की तरह जलेगा और काफी ज्यादा हीट रिलीज करेगा। बर्न होगा ब्लू फ्लेम के साथ विद सूटी, यानी कि फ्लेम जो होगा एकदम इस तरह से, जैसे आप लोग एलपीजी सिलेंडर जलते हुए देखती हैं, उसके आग का फ्लेम जो लगभग इस तरह से रहता है। तो उसका फ्लेम का डिजाइन जो होता है एकदम सब एक ही जैसा, एक ही शेप में रहता है। उसका फ्लेम जो होता है इधर उधर अलग अलग नहीं होता। जैसे आप कैंडल को जलाएंगे, उसका फ्लेम इधर उधर हिलता डुलता रहता है, वैसा नहीं होगा। यानी कि ये जो है स्मूथली जलता रहेगा और ये ब्लू फ्लेम होगा। लेकिन जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीजन तो होगा, लेकिन इनसफिशिएंट या लिमिटेड ऑक्सीजन होगा। जब अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में या फिर लिमिटेड ऑक्सीजन में, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तब भी H2O बनेगा, हीट भी बनेगा। लेकिन सिर्फ फर्क क्या हो जाएगा, ब्लू फ्लेम की जगह येलो फ्लेम हो जाएगा और यहां पे क्या है, नॉन सूटी हो जाएगा। ठीक है, नॉन सूटी हो जाएगा। तो ये इन दोनों में फर्क है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या होता है। एक होता है CH4 मीथेन होता है। ये जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न होता है तो क्या बनाता है, CO2 बनाता है और H2O बनाता है और साथ में हीट जनरेट करता है। और कैसा फ्लेम होता है, ब्लू फ्लेम होता है। मीथेन को ही क्या कहते हैं, मार्श गैस कहते हैं, है ना, मार्श गैस कहते हैं, या इसी को कहते हैं बायोगैस कहते हैं। तो ये बायोगैस है, यही मार्श गैस है। ये जब भी जलेगा तो ब्लू फ्लेम के साथ जलेगा। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, ये ब्लू फ्लेम के साथ जलेगा। आई थिंक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसी तरह से नॉन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, ये अगर नॉन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न होगा, इसको अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न करेंगे तब भी CO2 निकलेगा, H2O भी निकलेगा, हीट भी निकलेगा। लेकिन यहां पे चूंकि कार्बन का अमाउंट ज्यादा होता है इन कंपेरिजन विद हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन का अमाउंट ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ब्लू नहीं येलो फ्लेम निकलेगा, विद येलो फ्लेम। यहाँ पे क्या बने, येलो फ्लेम। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि किसमें ब्लू फ्लेम होगा और किसमें येलो फ्लेम होगा। तो जनरली हम ये मान के चलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसमें ब्लू फ्लेम होगा और नॉन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसमें येलो फ्लेम होगा। और येलो फ्लेम जब भी होगा नॉन सूटी होगा। येलो फ्लेम जब भी होगा तो कैसा होगा, नॉन सूटी होगा। ठीक है, इसमें फ्लेम जो होगा इधर उधर भागता हुआ रहेगा, जबकि येलो फ्लेम होगा। ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होगा, इसमें कंप्लीट कंबशन होगा। ठीक है, आइए एक एग्जांपल देखते हैं इसका। यहाँ पे एक हम एग्जांपल देखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए एक है, मैं 3-4 कंपाउंड को लिखूंगा, हाइड्रोकार्बन को 3-4 हाइड्रोकार्बन लिखेंगे और उसमें डिस्कस करेंगे कौन सा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कौन सा नॉन सैचुरेटेड और कौन सा क्या करेगा, ब्लू फ्लेम देगा और कौन सा येलो फ्लेम देगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा C4H10, एक मैंने लिखा C4H8, C4 4 2 8 -2 6, ये 4 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, एक और लिख देते हैं C5H12, ऐसा लिखा हुआ, और एक लिखा हुआ C6H12, ये भी लिखा हुआ है। इन सब को जब हम बर्न करेंगे तो ये देखिए कैसा हो गया,
ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये नॉन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, नॉन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये भी नॉन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब आप कहेंगे ये आप कैसे लिख रहे हो फटाफट, तो इसके लिए आपको प्रीवियस लेक्चर देखना होगा। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कैसे पता चला? देखिए 4 का डबल है, उससे भी ज्यादा, डबल प्लस 2, यहां देखिए डबल प्लस 2, जब भी डबल प्लस 2 होगा तो सैचुरेटेड होगा, अदरवाइज नॉन सैचुरेटेड। जब भी डबल प्लस 2 होगा तो क्या होगा? सैचुरेटेड, अदरवाइज नॉन सैचुरेटेड, नॉन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब भी यहां से कार्बन के डबल से भी 2 ज्यादा होगा तो सैचुरेटेड, कार्बन के डबल से भी 2 ज्यादा सैचुरेटेड। तो ये कैसा देगा? ये ब्लू फ्लेम देगा, ये येलो फ्लेम देगा, ये येलो फ्लेम देगा, ये ब्लू फ्लेम देगा और ये येलो फ्लेम देगा। ब्लू रहेगा साथ में, ये कैसा होगा? नॉन सूटी होगा, नहीं सूटी होगा। ये जब ब्लू होता है तो क्या होता है? सूटी होता है, और येलो होता है तो नॉन सूटी होता है। तो आई थिंक अब इसमें लिख सकते हैं NS हो जाएगा, ये S हो जाएगा और ये NS हो जाएगा। NS बोले तो नॉन सूटी, S बोले तो सूटी। तो यहाँ पे आपको हाइड्रोकार्बन को देख के पहचान करना होगा कौन सा कैसा बनेगा, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसका। देखिए तो कंबशन हो गया, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे जब कभी भी किसी एल्कोहल का, यहाँ पे कोई एल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो एसिटिक एसिड बनता है, ओ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। लेकिन इसको ऑक्सीडेशन कराने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, लेकिन यहां पे कुछ चीज की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी? एक जरूरत पड़ेगा अल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिक K2Cr2O7। तो अब जरा ध्यान से समझो, अल्कलाइन KMnO4, इसका नाम क्या होता है? KMnO4 का नाम क्या होता है? पोटाशियम परमैंगनेट। इसका क्या नाम था? पोटाशियम परमैंगनेट। और एक और होता है क्या चीज? एसिडिक K2Cr2O7, पोटाशियम डाइक्रोमेट। यहां क्रोमियम होता है डाइक्रोमेट, यानी कि पोटाशियम डाइक्रोमेट एसिडिक नेचर का होता है, KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट जो होता है बेसिक नेचर का होता है। अल्कलाइन मींस ऐसा बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए, यानी कि अल्कोहल को इन दोनों कैटालिस्ट, ये दोनों क्या चीज? कैटालिस्ट हैं। ये दोनों क्या है? यहां लिख देते हैं, कैटालिस्ट हैं। और ये दोनों किसकी तरह काम करते हैं? बोथ एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दोनों के दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, यानी कि अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। तो जो ऑक्सीडाइज करने का काम करता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, जो ऑक्सीडाइज करने का काम करता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जैसे यहां पे अल्कलाइन KMnO4 और पोटाशियम परमैंगनेट K2Cr2O7 आपसे पूछता है कि दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम बताइए, तो क्या क्या नाम होगा? अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिक K2Cr2O7। तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे हम क्या देखते हैं? अल्कोहल ले लेते हैं CH3CH2OH। इसका क्या नाम होता है? CH3CH2OH का क्या नाम होता है? इसका नाम होता है दो है अल्कोहल। क्या है? दो है। तो इसका नाम होता है इथेनॉल। क्या नाम होता है? इथेनॉल। इसको किसके प्रेजेंट में? अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिक K2Cr2O7। इसके प्रेजेंट में जब हम इसको ट्रीट करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या बन जाए? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब चूंकि दो कार्बन यहां पे, तो दो कार्बन का एसिड बनेगा। दो कार्बन का एसिड क्या होता है? CH3COOH। देखो एक ऑक्सीजन बढ़ गया, इसका क्या नाम होता है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। आई थिंक ये समझ में आया होगा।
तो दो कार्बन एटम से दो कार्बन एटम वाला एक एसिड बना। ऐसे ही एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं, नीचे रफ कर देता हूं, जल्दी से नोट करके लिख लीजिए, इसे रफ कर दूंगा खाली। ओके डन। तो एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हमें ये पता चल जाए कि कैसे ये सही बात है या नहीं है, ये फॉर्मूला सही है या नहीं ये सिस्टम। तो देखते हैं एक दो एग्जांपल। जैसे मान लीजिए हमने 3 एटम का ले लिया, 3 कार्बन एटम ले लिया, CH3 CH2 CH2OH। तो इसे भी किसके प्रेजेंट में, यही एल्कलाइन KMnO4 और एसिडिक K2Cr2O7, इन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, है ना। इसके प्रेजेंट में जब हम करेंगे फिर से इधर 3 कार्बन एटम, तो CH3 CH2 और COOH, ठीक है। इसका क्या नाम होगा, 3 कार्बन एटम है तो 3 कार्बन एटम का नाम क्या, तो मीथेन इथेन प्रोपेन, तो प्रोपेनॉल। इसका क्या नाम होगा, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। आई थिंक अब तो ये समझ में आ गया हो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मैंने एक एक्स्ट्रा एग्जांपल दे दिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। इसी तरह से एक और एग्जांपल समझते हैं, एक और केमिकल रिएक्शन समझेंगे, कौन सा, एडिशन रिएक्शन। मैं इसे रफ करूंगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं एडिशन रिएक्शन का। तो हम एडिशन रिएक्शन क्या होता है कि नॉन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, इसको दो कैटालिस्ट निकल और पैलेडियम, क्या क्या नाम था, निकल एंड पैलेडियम कैटालिस्ट, इसके प्रेजेंट में हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा देते हैं। निकल और कैटालिस्ट, निकल कैटालिस्ट और पैलेडियम कैटालिस्ट के प्रेजेंट में किससे रिएक्ट करवा देते हैं, हाइड्रोजन से रिएक्ट करवा देते हैं। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाता है, क्या बन जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, CH2 ये रहा, CH2 यहां पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसे किसके प्रेजेंट में, निकल एंड पैलेडियम के प्रेजेंट में किससे ट्रीट करवाया, हाइड्रोजन गैस से ट्रीट करवा दिया। तो ये क्या बन गया, C डबल बॉन्ड जो था वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया, ठीक है। C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा और हर एंड पॉइंट पे हाइड्रोजन आ जाएगा। जैसे इस हाइड्रोजन से ट्रीट हुआ, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, किसके प्रेजेंट में, निकल एंड पैलेडियम के प्रेजेंट में। तो यहां पर क्या हुआ है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदला गया, कैसे, हाइड्रोजन को ऐड करके बदला गया, ठीक है। तो यहां पर जो होता है, जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है, दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसमें एक चीज देखते हैं, एक वेजिटेबल ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल होता है, उसको हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करके वेजिटेबल घी बनाया जाता है। वेजिटेबल ऑयल कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी बाय यूजिंग हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। वेजिटेबल ऑयल is converted into vegetable ghee by using हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजनेशन रिएक्शन को यूज करके वेजिटेबल घी में कन्वर्ट किया जाता है। इसका क्या फायदा नुकसान होता है, तो वेजिटेबल ऑयल जो होता है ये तो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, जबकि वेजिटेबल घी जो होता है इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है। तो हमारे लिए वेजिटेबल घी को डालडा भी कहते हैं, अगर आप इसको कॉमन लैंग्वेज में बोले तो डालडा कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हार्मफुल होता है,
ये कैसा होता है, हार्मफुल होता है, जो कि वेजिटेबल ऑयल, जैसे हम लोग जो वेजिटेबल ऑयल खाते हैं घर में कुकिंग करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, तो ये कुकिंग के लिए यूज, तो ये हमारे लिए यूजफुल होता है, ये हमें आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, जबकि डालडा जो होता है इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है। और अब एक लास्ट बचा हुआ है, उस रिएक्शन को भी देख लेते हैं, ठीक है। आई थिंक ये आप लोग का नोट हो गया होगा, नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लेंगे, ठीक है। मैं इसे रफ कर रहा हूं। अब एक रिएक्शन पढ़ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, यानी कि हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को कोई दूसरा अदर एलिमेंट जो होगा सब्स्टिट्यूट कर देगा, अलग हटा देगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए मीथेन है, CH4 है, इसको जब हमने किससे रिएक्ट करवाया, क्लोरीन से रिएक्ट करवाया, किससे रिएक्ट करवाया, क्लोरीन से, तो ये क्या बन गया, CH3Cl बन गया, और एक हाइड्रोजन एक HCl अलग बन गया। लेकिन इस रिएक्शन को होने के लिए सनलाइट का होना जरूरी है, इस रिएक्शन को होने के लिए सनलाइट का होना जरूरी। तो मीथेन जब क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, क्लोरोमीथेन बनाता है। तो यहां पर देखो, एक क्लोरीन जो है एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, एक क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया यहां से बाहर। ऐसे ही फिर से अगर इस कंपाउंड को, क्लोरोमीथेन को यहां पकड़ के रख ले और फिर से इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएं, CH3Cl को फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएं, CH3Cl प्लस Cl2, तो फिर से सनलाइट आ जाएगा, इसको क्या बनाएगा, CH2, फिर से एक और हाइड्रोजन को निकाल देगा और यहां बन जाएगा क्लोरीन और फिर से HCl आ जाएगा। इसको क्या कहेंगे, डाइक्लोरो, दो क्लोरीन है ना, तो हम कहेंगे डाइक्लोरो मीथेन, इसको क्या कहेंगे, डाइक्लोरोमीथेन, दो क्लोरीन हो गए। फिर से इसको यहां पकड़ के ले हम CH2Cl2, फिर से इसको Cl2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे, सनलाइट प्रेजेंट है तो एक और यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, CH3Cl3 प्लस क्या हो गया, HCl, इसको कहते हैं ट्राइक्लोरो CH, ट्राइक्लोरोमीथेन। इसी का एक और नाम होता है, वो नाम होता है क्लोरोफॉर्म, जो बेहोश करने के काम आता है। डॉक्टर लोग एनेस्थीसिया के पहले जमाने में यूज करते थे, अब इसका यूज एनेस्थीसिया में नहीं होता है, क्लोरोफॉर्म कहते हैं। फिर से इस क्लोरोफॉर्म को यहां पर ले आएंगे, CH प्लस Cl2, तो क्या बन जाएगा, फिर से सनलाइट के प्रेजेंट में CCl4 बन जाएगा प्लस HCl। इसको कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्रा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 4 कार्बन लग रहा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहां पे हम ये देख रहे हैं कि क्लोरीन एटम एक एक करके बारी बारी से हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस करता जा रहा है, किसके प्रेजेंट में, सनलाइट के प्रेजेंट में। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म हो गया, केमिकल प्रॉपर्टी खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, जब भी हम नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, उसमें हम क्या लाएंगे, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये आपके सिलेबस का सबसे मोस्ट पार्ट रहेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट। इससे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आई थिंक उसको देखेंगे। फिलहाल इसको देखना है, इसे कंप्लीट करना है, इसको देखिए, कंप्लीट कीजिए, फीडबैक दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय।